चलिए करें स्टार्ट एवरीबॉडी. So I want you to come to question 65. Now this question is based on warrants. Warrants. अब वारंट क्या होता है? बहुत बार वारंट को स्वीटनर भी कहा जाता है. स्वीटनर्स. अब इसको स्वीटनर्स क्यों कहा जाता है? बहुत बार अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स का इशू लाओगे ना, तो वो बहुत जल्दी सब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि किसी को भी चाहिए कि मैं उस कंपनी का क्या बन जाऊं, ओनर. लेकिन बहुत बार कंपनी जब बॉन्ड इशू लेकर आता है, डिबेंचर लेकर आता है, तो वो जल्दी सब्सक्राइब नहीं होता, क्योंकि सबको ही पता होता है कि एक समय बाद क्या होगा. सामने वाला मुझे एक फिक्स इंटरेस्ट देगा, और जब उसका पर्पस खत्म हो जाएगा तो वो मुझे रिडीम कर देगा. मेरा और कंपनी का नाता वहीं पर खत्म हो गया. अब होता क्या है, डिबेंचर या बॉन्ड इशू को सब्सक्राइब करवाने के लिए कंपनी यूज करती है वारंट्स का सहारा. अब वारंट्स का सहारा कैसे लेती है? इट एक्ट्स एज अ स्वीटनर. तो होता क्या है, हर बॉन्ड के साथ वारंट अटैच्ड होता है. वारंट अटैच होना का मतलब ये होता है कि आपको वो वारंट में इट्स लाइक अ कूपन विच गिव्स यू एन ऑप्शन कि यू कैन एक्सरसाइज एट अ गिवन प्राइस. कंपनी को एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको वो वारंट देना है, वो कूपन देना है, और आपको वो प्राइस जिसको कूपन में लिखी है, उस प्राइस पर कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे. तो ये बहुत इजी रहता है. सबको लगता है चलो आज बॉन्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा, साथ में कूपन आ जाएगा. समझो कूपन पे लिखा है कि आज से 4 साल बाद आप HDFC के 1500 रुपए में एक शेयर ले सकते हो. तो आपको ये सोचना है कि आज ही HDFC का 1700-1800 भाव चल रहा है. 4 साल बाद तो किधर होगा, मे बी 2500, मे बी 3000. तो आज ये बॉन्ड ले लेता हूँ. 3 साल बाद जब HDFC का शेयर 2500-3000 चल रहा होगा, तो मैं ये वारंट कंपनी को बताऊंगा, 1500 रुपए दूंगा, और सामने मुझे एक शेयर मिल जाएगा जिसकी तब वैल्यू होगी 2500-3000. तो ये वारंट्स एक स्वीटनर्स की तरह काम करता है. एक तरह से मेक श्योर करता है कि आपके बॉन्ड्स जो है वो जल्दी जल्दी बिक जाएंगे, क्योंकि लोगों को एक लालच रहती है कि अपने को उसके साथ एक वारंट मिलेगा. क्या बात समझ में आ रही है? तो अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, वारंट्स के ऊपर. आइए प्लीज. HDFC ने वारंट्स इशू किए हैं विच इज एक्सरसाइजेबल in 3 years time. Ram has subscribed to these warrants at 55 rupees. The shares of HDFC were quoting at 505. The warrants would entitle him to a share of each of HDFC for every warrant held at the end of 3 years. To get these shares, Ram has to pay in August 600 rupees per warrant held. The current price of HDFC is 680. The current price of warrants is 120. Now you have to give me the answer. What is the minimum price of warrant that you should trade? चलो, think, go through all the numbers. क्या है, मुझे कितने वारंट मिलेंगे, एक वारंट के सामने कितने शेयर्स मिलेंगे, आज क्या शेयर का भाव चल रहा है, मुझे एक वारंट कितने में मिल रहा है, एंड सो फोर्थ. क्या प्राइस लग रहा है आपको? यस, वेरी गुड. सो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि राम को ये वारंट बताने के बाद भी 600 रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे. यस और नो? कंपनी को अगर आप ये वारंट बताओगे तो आपको 600 रुपए तो देना ही है. और HDFC का आज भाव क्या चल रहा है? 680. इसका मतलब उस वारंट की मिनिमम वैल्यू 80 रुपीज तो ट्रेड हो ही रहेगी. 80 के ऊपर नहीं जा पाएगा. जा भी सकता है, डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई. और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वारंट का सच में भाव 120 तक गया है. आज वो वारंट मार्केट में लेने जाएं तो 120 रुपए देने पड़ रहे हैं. बात समझ में आ रही है? तो 80 रुपीज क्यों समझ में आया ना? क्योंकि आप जब ये वारंट कंपनी को बताओगे तो आपको कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 600 रुपए. और आज शेयर का भाव क्या चल रहा है? 680. तो मिनिमम 80 रुपीज जो कि आपका फायदा होगा, उतने पे वारंट वो ट्रेड होने वाला है. तो लिख लेंगे एक स्टेटमेंट. द प्राइस ऑफ वारंट which will trade in a normal scenario, the price of warrant which will trade in a normal scenario will be 680 minus 600, that is 80.
परफेक्ट. नंबर 2, व्हाट इज द वारंट प्रीमियम? यस, वेरी गुड. सो अभी हमने बोला ना कि वारंट का प्रीमियम, वारंट कितने पे ट्रेड होना चाहिए? 80 रुपीज में. लेकिन वारंट आज कितने पे ट्रेड हो रहा है? 120. इसका मतलब 40 रुपीज प्रीमियम पे ये वारंट चल रहा है. सो लिखेंगे एज द वारंट, as the current price of warrant is 120, as the current price of warrant is 120, as the current price of warrant is 120, the premium at which it is trading is, the premium at which it is trading is, the premium at which it is trading is 120 minus 80, that is 40 rupees. Number C, at what price HDFC का share should quote for at least for you to make a profit? At what price? At what price? At what price? Yes, very good. So राम ने एक वारंट कितने में लिया हुआ है? 55 रुपीज में. उसको तो 55 रुपए लग गए हैं वारंट के. और जब भी वो वारंट बताएगा कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 600 रुपए. Yes or no? तो the minimum price at which HDFC should be trading is at least more than 655. 655 का मिनिमम भाव रहना चाहिए. अगर 655 के नीचे गया तो उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने 55 रुपए वारंट के तो भरे हैं, और जब भी वो वारंट बताएगा कंपनी को 600 रुपए देने पड़ेंगे. मतलब 655 रुपीज का तो उसका खर्चा है ही है. मार्केट में क्या भाव चल रहा है वारंट का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं. मैंने वारंट कितने में लिया हुआ है? 55. कंपनी को कितना देना है? 600. तो जब भी मुझे पैसा बनाना हो, एचडीएफसी का शेयर 655 से ज्यादा ही रहना चाहिए. सो लिखेंगे इफ राम हैज टू मेक प्रॉफिट्स, if Ram has to make profits, the HDFC share should at least quote at, the HDFC share should at least quote at, the HDFC share should at least quote at 655. ब्रैकेट में, ब्रैकेट में 55 rupees the cost of acquisition of warrant, 55 rupees the cost of acquisition of warrant, plus 600 rupees the cost of acquisition of share. उतने में तो ट्रेड होना ही चाहिए, वरना वो पैसे कैसे बनाएगा? नेक्स्ट डी, अगर राम का पास 370 वारंट्स है जो 55 रुपए में लिया है, तो 3 साल बाद उसका क्या स्थिति होगा? नंबर 1, अगर 700 में एक शेयर चल रहा है, और नंबर 2, 600 में एक शेयर चल रहा है. दोनों सिनेरियोज में आपको उसको बताना. वेरी गुड. सो अगर 700 में चल रहा है, अपनी अभी क्या बात हुई थी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 655. सो पर शेयर उसको कितने का फायदा होगा? 45. और उसके पास ऐसे कितने हैं? 370. सो दिस कम्स टू 16650 का क्या? प्रॉफिट. और अगर यही चीज उसकी 600 में चल रही है, लेकिन अपनी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 655 ही है, तो मुझे तो 55 पर वारंट लॉस होगा, और ऐसे मेरे पास 370 है. दिस कम्स टू का मेरे को लॉस हो जाएगा. राइट. सो लिखेंगे डी बेट, इफ वी हैव 370 warrants, if we have 370 warrants,
then the status of Ram under two different scenarios, then the status of Ram under two different scenarios will be as follows. Will be as follows. Will be as follows. Scenario number 1. HDFC share price is 700. HDFC share price is 700. Underline. Underline कर share price of HDFC 700. Share price of HDFC extreme right hand side 700. Next line, less cost of acquisition of share. Cost of acquisition of share 600. उसके नीचे cost of acquisition of warrant 55. Cost of acquisition of warrant 55. तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 45 रुपीज. नेक्स्ट लाइन, into number of warrants. Into number of warrants 370. Into number of warrants 370. So you will get a profit situation. You will get a profit situation. प्रॉफिट सिचुएशन आने के बाद मैं फिर से पूरा डिक्टेट करूंगा क्योंकि आपको नहीं मालूम है अब कैसा करना है. एक लाइन छोड़ के सिचुएशन 2. करंट मार्केट प्राइस ऑफ HDFC इज 600 और उसको अंडरलाइन कर देना. करंट मार्केट प्राइस ऑफ HDFC इज 600 और उसको अंडरलाइन कर देना. और उसको अब फिर वहां पे लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस 600 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर भी 600 एंड लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ वारंट इज 55. तो 600 में से अगर आप 600 और 55 दोनों लेस करोगे तो आपको लॉस आएगा. कितने का? 55 का. 55 का लॉस आएगा. 55 का लॉस आया इनटू नंबर ऑफ वारंट्स 370. इनटू नंबर ऑफ वारंट्स 370. तो आपको एक तरह से आपका लॉस मिल जाएगा. मिल गया. दैट इज सो नाइस. 20,350 का लॉस हो जाएगा. श्योर? पक्का? एवरीबडी? नाइस. कम टू क्वेश्चन नंबर 67. ये तो हो गया है मेरे को बुक में ऐसा दिख रहा है. मेरे वहां पर आपने बोला नहीं हुआ है कि हो गया है. हो गया. 69 पे आ जाइए. 69 पर आ जाइए. 69 के सामने लिख दीजिए सेम एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर. मैं आपको सब नंबर भी बताऊं कि आप ढूंढ लेंगे या आपको कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है? मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं मालूम है. यू इवन डोंट नो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हुआ है कि नहीं. बट ये क्या आपको याद है ऐसे? इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट. यस. पहले हम ऐसा करते हैं यस और नो. और यही क्या है? यस. फिर हम लोग ऐसा करते हैं. फिर इसकी वैल्यू को के में हम लोग पुट करते हैं. राइट. तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रिपीट क्वेश्चन है नंबर्स के साथ. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन हो चुका है. ठीक है. थैंक यू. 70 हो गया है. नहीं, 70 नहीं हुआ. अरे हो गया है ना बाबा. 70 नहीं हुआ है.
सो हो ही नहीं सकता। मेरे को मालूम है ना। 75 और 70 सेम है। दिस शोज व्हाट रिवीजन यू पीपल आर डूइंग। सेम एज क्वेश्चन 75। देखो भला, बराबर बोल रहा हूँ क्या मैं? 72 हो गया है क्या? ओके। 73 नहीं हुआ। 73 पे आ जाइए। 73। Two companies pay a dividend of 3.5 and both are anticipating a growth of 8%. बीटा दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है, आरएम भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या पहले दोनों कंपनीज की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंस क्यों है, और उसके बाद इनकी अगर करंट प्राइस ये होती तो आप लेते या बेचते? तो चलिए कर पाएंगे हम। सो ए लिमिटेड का पहले हमें क्या निकालना चाहिए? यस। मुझे भी बताना। के ई प्लीज। 12.7। So P0 is equals to D1 upon KE minus G. 3.5 80.43। ओके। फिर वैसे ही बी लिमिटेड का भी KE 15.52। डिविडेंड सेम है क्या? ग्रोथ भी सेम है क्या? फिफ्टी पॉइंट परफेक्ट। बी बिट। वो कहते हैं भाई भाव में इतना डिफरेंस क्यों है? कहना है इसे भाव में इसलिए डिफरेंस है क्योंकि बी का ए के कंपैरिजन में बीटा हाई होने की वजह से एक्सपेक्टेशन भी हाई है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा एंड ग्रोथ रिमेनिंग द सेम, प्राइस को तो कम होना ही है। तो बी बिट मैं लिखवा दूं, even though dividend and growth rate remaining same for both the companies, even though dividend and growth rate for both the companies remaining same, comma, beta of B limited, beta of B limited, beta of B limited is greater than beta of A limited, resulting into higher expectation of returns in the case of B limited, resulting into higher expectation of returns in case of B limited, which resulted into decline in share price,
which resulted into decline in share price. परफेक्ट। और सी बिट आपको कंक्लूड करना है, तो बताइए ए के केस में आप क्या करोगे? बाय कर लेंगे। और बी के केस में सेल कर लेंगे। सो सी बिट में if the current price of A and B is 74 and 55, if the current price of A and B is 74 and 55, comma, comparing and considering their intrinsic values calculated above, comparing and considering their intrinsic values calculated above, we will buy shares of A Limited, we will buy shares of A Limited and sell of B Limited. Perfect. Everybody. Come to question number 36. क्वेश्चन नंबर 36। आपको आप देख सकते हैं कुछ सालों का अर्निंग्स डिविडेंड वगैरह सब दे रखा है। A firm of market analysis which specializes in the industry has in which XYZ operates has recently reevaluated the company's prospects. The analyst estimates कि earnings और dividend आने वाले समय में 25% से ग्रो होने वाला है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अर्निंग्स जो है वो 10% पे आ जाएगा, बट अर्निंग्स का 10% पे आने की वजह से जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 50% हो जाएगा। अब XYZ एक पूरी इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, टैक्स रेट 33% है जो आने वाले समय में नहीं चेंज होने वाला। क्या आप शेयर का भाव निकाल सकते हैं, पी रेशो भी बता सकते हैं? फॉर दिस यू कैन अज्यूम कि हमें 18% की आशा तो है ही है। कसं करायचं? So, can I say year, cash flow, discounting factor, and present value? Now your discounting factor is what? 18%, right? अब वो क्या बोले, अगले 3 साल 25% की स्पीड से डिविडेंड ग्रो करेगा, राइट? तो समझो मेरा अगला साल क्या हो जाएगा, 2009, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25% से डिविडेंड बढ़ना, मतलब मेरा क्या डिविडेंड होगा? अब आराम से बता सकते हैं, ऐसी कोई गाई नहीं। 31.25, 31.25। उसके बाद भाई नेक्स्ट ईयर 39.06, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 48 ऐसा, ये 3 साल होगा। और उसके बाद वो अब सब स्टेबल हो जाने वाला है। वो कह रहे हैं अर्निंग्स अचानक से अब क्या हो जाएगी, 10% से चलना शुरू हो जाएगी, और हमारा वहां पर जो डिविडेंड पे आउट रेशो होगा वो 50% होगा। तो अब मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मुझे चाहिए पी 2011। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डी 2012 अपॉन के माइनस ग्रोथ, यस और नो? तो अब इसके लिए मेरे को डिविडेंड चाहिए 2012 का, तो इसके लिए मेरे को पहले ना अर्निंग्स चाहिए रहेगा 2012 का। तो अर्निंग्स अब 2012 का निकाल सकते हैं क्या? देखिए मेरे पास अर्निंग्स 2008 का है 62, क्या है सबके पास? उसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1.25, 1.25, 1.25,
बोलो 1.1। वेरी गुड। क्योंकि जो अब फोर्थ ईयर है उसमें अर्निंग्स 10% से ग्रो होगा। तो बताइए मेरी अर्निंग्स कितनी होगी 2012 की? 133.2। देयरफॉर मेरा जो डिविडेंड रहेगा 2012 का वो क्या रहेगा? 133.2 इंटू 50%। बता दी। सिक्स क्या? 60। सो देयरफॉर 66.6 अपॉन 18। बताइए कितना आ रहा है? 832.52। तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे 832.5 को और मुझे इसका आंसर बता देंगे। 881.35। अब आप मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स बता दीजिए। हाँ हाँ। ओके। सो नाउ कैन यू गिव मी द वैल्यू? मल्टीप्लाई कीजिए। डायरेक्ट आंसर दिया क्या आपने? 591 ओके। चलिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर अंडरलाइन कर कर बना लीजिए। डन। सबका। एवरीबडी। दैट इज सो नाइस। Therefore, next line, PE ratio is equals to MPS upon EPS.
पीई रेशियो इज इक्वल्स टू एमपीएस अपॉन ईपीएस, जहां पर आपने मार्केट प्राइस तो निकाल ली 591.38 डिवाइड बाय आज ईपीएस चल रहा है 62। हम अभी 2008 में खड़े हैं, आज ईपीएस चल रहा है 62 डिवाइड बाय 62, तो आज पी रेशियो क्या होगा 9.54, 9.54 टाइम्स, दैट इज योर पी रेशियो। yes or no? That is so nice. Next, question number 37 क्या कह रहा है 37? एबीसी का ईपीएस 11.04 है और डिविडेंड 6 है। द ग्रोथ रेट जो है इज एक्सपेक्टेड टू बी 6%, द रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, बीटा है 0.8, रिस्क फ्री रेट 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 4%। नाउ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कैन यू गिव मी प्राइस टू बुक वैल्यू? ना प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब एमपीएस अपॉन बीवीपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, राइट? तो पहले हम एमपीएस मतलब पी जीरो निकाल लें क्या? आप बोलोगे तो नहीं, दूसरा कुछ करेंगे, वही करेंगे, ठीक है। सो के ई क्या है? आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। व्हाट इज आर एफ? 6। व्हाट इज बीटा? 0.8। और ये आपका 4 आ जाएगा 9.2। तो D1 अपॉन के माइनस जी। सो डिविडेंड अपना 6 है और ग्रोथ अपनी 6 है। $198.75, ये आपका P0, ये हम जिसे कहते हैं मार्केट प्राइस आ गया। अब बीवीपीएस कैसे निकालोगे? बीवीपीएस बीवीपीएस तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि ईपीएस इज इक्वल्स टू बीवीपीएस इनटू आरओई, और मैंने आपको करके बताया था, आपने बहुत अच्छी तरह से करा, तो मैंने करके दिया हुआ है इसको, मैं फिर से एक बार करूंगा, मेरा काम है वो। तो शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे करके बीवीपीएस आता है। और जब आरओई की बात आती है तो ऐसा होता है पैट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। तो मैंने ऐसा सिखाया था, ऐसा ऐसा हो जाता है और फिर पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रहता है, तो आपको ईपीएस आ जाता है। ये सब मैंने बताया। चलिए, तो अब ईपीएस तो मुझे दिया है ना उन्होंने, कितना? 11.04। बीवीपीएस भाई वही तो नहीं दिया, लेकिन आरओई जरूर दिया है, कितना? 14%। तो क्या आप अब बीवीपीएस भी निकाल पाएंगे? 78.86। तो बताइए, प्राइस भी आपकी आ गई, बीवीपीएस भी आपका आ गया, तो क्वेश्चन ने क्या बोला था? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब मेरी प्राइस क्या है? 198.75 और बुक वैल्यू क्या है? 78.86। असं करून घ्या। चलिए, क्वेश्चन 38। The managing director has decided that his company
will not pay any dividends till he survive his current life expectancy of 20 years. After that, it is expected that the company could pay a dividend of 30 rupees indefinitely. At present, the firm could afford to pay 5 rupees per share forever. And if the expectation is 10%, then what is the value of share? What is the cost of this managing director's policy of holding one share? So nice, so nice, so nice. कैसे करेंगे? यस, नहीं, so nice, नहीं, यस, यस, इट्स अ करेक्ट आंसर सर. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट वैल्यू पर शेयर क्या है. आज के आज अगर मेरे को जैसा चल रहा है वैसा, तो वो क्या बोले कि हमें ना 5 रुपए पर शेयर फॉर एवर देते रहेंगे. तो एक तो करंट पॉलिसी क्या है कि हम लोग 5 रुपए देते रहेंगे, कोई ग्रोथ नहीं रहेगी. ये उनकी एक पॉलिसी है. आप मेरे को आंसर बताना पड़ेगा. 50. और अब एक पॉलिसी ऐसी है, एमडी बोलता है मैं ना 20 साल जिंदा रहूंगा, 20 साल तक मैं कुछ डिविडेंड दूंगा नहीं, उसके बाद आजीवन कितना दूंगा? 30 रुपीज. इसका मतलब अगर एमडी पॉलिसी निकालना है तो मेरे को P20 निकालना पड़ेगा, जहां पे मेरा D21 रहेगा 30/0.1 विच कम्स टू 300. बट मैं इसको और इसको तो कंपेयर नहीं कर सकता ना, वो P0 है, ये P20 है. देखो एमडी की पॉलिसी को P0 पे लाएंगे. फॉर 20th ईयर. 0.14, 44 ये देखिए कितना खतरनाक है वो एमडी. तो एड़ा बना रहा है वो. अगर एमडी का पॉलिसी अपनाया तो शेयर का भाव 44 हो रहा है, और अपना जो चुपचाप चल रहा है हर साल 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, तो वो आएगा आपका 50 रुपीज. तो हमने करंट पॉलिसी के साथ जाना चाहिए, एमडी के चक्कर में नहीं गिरना चाहिए. ओके, तो भाई मैं आपको करवा दूं सबसे पहले करंट पॉलिसी. अंडरलाइन करेंगे करंट पॉलिसी, और फिर उसमें लिखना है द डिविडेंड्स विल बी डिक्लेयर्ड 5 रुपीज इनडिफाइनाइट. चलते रहेगा इनडिफाइनाइट. तो फिर अच्छा वो भी आगे बोलू. P0 इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन के, दैट इज 5/0.1, दैट इज 50 रुपीज. एक लाइन छोड़कर एमडीज पॉलिसी, भाई एमडी से पॉलिसी से कस. और उसमें बता देंगे पी डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 years, विच विल बी 30 रुपीज इनडिफाइनेटली.
अरे ये सुन, तो वो आपको P2300 देगा, लेकिन फिर उसके बाद आपको P0 पे लाना है उसको। So that comes to 44.7. So conclusion, the company should continue with its existing policy. The company should continue with its existing policy. Done. Everybody. 42. 42. कौन पूछता है ऐसे क्वेश्चन? सो एबीसी इज कंसिडरिंग एक्विजिशन, जिसमें 1.5 करोड़ शेयर्स और मार्केट में भाव चल रहा है 400 रुपये। ऐसे तो अपनी आशा है 12%, और पिछले सॉरी पिछले क्या, अगले 3 साल के कैश फ्लोज दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है रेंज ऑफ वैल्यूएशन दो ना, जो हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये रेंज ऑफ वैल्यूएशन मतलब क्या, आपको जब क्वेश्चन देता है तो जितने अलग अलग मेथड से आप उसकी वैल्यू निकाल पाओ, आपको निकालना चाहिए ऐसा। तो जैसे सबसे पहले इसमें दो ही तरीका है। नंबर एक तो ऐसा है कि 1.5 करोड़ शेयर है और एक शेयर का भाव 400 रुपए। सो सीधी सीधी बात है, वैल्यू ऑफ बिजनेस, पहला सिंपल मेथड जो रहेगा वो 1.5 करोड़ इंटू 400, 600 करोड़। ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका है डीसीएफ मेथड। डीसीएफ मतलब क्या? यस, कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लो। यर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू 3 साल है, 250, 300, 400, एंड सर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 12% ना, सो गेट द प्रेजेंट वैल्यू। मैंने बता दिया है, बस मैं मेरा काम हुआ, कर लीजिए। झगड़ा करना नहीं। $747.15। परफेक्ट। सो कंक्लूजन क्या आ जाएगा? यहाँ पर 600 करोड़ है, यहाँ पर 747 है। सो आप बोलेंगे द रेंज ऑफ वैल्यूएशन इज बिटवीन 600 to 747.15 crores. Conclusion, the range of valuation will be
600 to 747.15. Perfect, everybody. Question number 39. Question number 39. बंसूरी क्या कह रहा है? बंसू सब बंसूरी का डिविडेंड इज 40 रुपीज और कंपनी एक्सपेक्ट करती है पे आउट रेशियो एज 50. इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6%. अभी इक्विटी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10%. तो पहला बिट बोलता है मार्केट प्राइस निकाल के देते क्या. फिर नंबर 2 कहता है व्हाट इज द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. और फिर सी बिट कहता है व्हाट इज द वैल्यू पर शेयर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. तो अभी मैं एक बार करता हूं, मुझे मालूम है आपको देखना है क्योंकि सीखना है आपको. सो ए बिट पहले तो वो बोल रहे हैं मार्केट प्राइस निकालो. अब मार्केट प्राइस तो हम निकाल सकते हैं पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी. सो आपका डिविडेंड कितना है? 40. ग्रोथ रेट है 6. के ई है 10. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज योर पीओ? 1060 सबका. अब बी बिट क्या बोलता है? बी बिट बोलता है व्हाट इज द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. इतना बड़ा शब्द है, इसका मतलब है व्हाट इज ग्रोथ रेट. यस. सो ग्रोथ रेट. अब ग्रोथ रेट निकालना है तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? रिटेंशन रेशियो इनटू आरओई. नाउ आई हैव द ग्रोथ रेट विथ मी 6%. और उन्होंने सेकंड लाइन में बोला है हमारा पे आउट रेशियो है ना 50% रहता है. इसका मतलब क्या है कि भाई 50% रिटेन करते हैं. आरओई तो निकालना था. Therefore, ROE is equals to 12%. Yes or no? C bit. What is the value per share on account of growth opportunities? अब वो ये जानना चाहते हैं कि ग्रोथ के वजह से शेयर में कितना बढ़ोतरी हो रहा है. ग्रोथ के वजह से. अब पहले तो ये समझना पड़ेगा सच में ग्रोथ थी कि नहीं थी. थी. कैसे देखना होता है? ये देखिए आपका आर ओ ई 12 है और आपकी के ई 10 है. आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो जब मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, मैंने क्या बोला, मेरी जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आरओई से कम है, वो जो एक्स्ट्रा 2% में बना रहा हूं ना उसी की वजह से मेरी ग्रोथ हो रही है. सोचिए ना अगर मैं कॉस्ट और मेरा रिटर्न सेम टू सेम होता तो मैं क्या ग्रोथ कर पाता? क्या नहीं. तो अब हम क्या करेंगे? विल कंसिडर एज इफ क्या अपना आरओई और के सेम है. ऐसे वक्त पे फिर मेरी शेयर की प्राइस क्या होगी? और तुरंत मुझे मिल जाएगा कि मेरा ग्रोथ की वजह से कितना इशू है. आर यू गेटिंग दिस? तो लिख लेंगे सी बिट देयर इज अ ग्रोथ. अच्छा पहले सॉरी 2 बिट लिखने आपको, एक्सट्रीमली सॉरी. पहले 2 बिट लिख लीजिए. पहले 2 बिट लिख लीजिए, मेरी गलती है. यस. लिखा. 2 बिट सबके हो गए. नहीं मैम के बाकी लिख लीजिए. ओके. सो सी बिट अब लिख लेंगे. देयर इज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिकॉज there is a growth opportunity because there is a growth opportunity because ROE is 12% and KE is 10%.
आप चाहें तो ब्रैकेट में अच्छी तरह से लिख सकते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Yes or no? Return on equity is greater than cost of equity. Very true. Full stop. Next line. If we want to find, if we want to find value of share, if we want to find value of share on account of growth opportunities, on account of growth opportunities, let us assume that ROE and KE is same, that is 10%. ROE and KE is same, that is 10%. समझ में आया? Next line. In such case, revised growth rate will be, in such case, revised growth rate will be, और ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लिख दीजिए फिर से, यस, कैन आई से ग्रोथ गिर गया आपका 5% हो गया, therefore P0 is equals to अब 40, बताइए P0 कितना आ रहा है? हाँ, 840। अब समझा? तो पहले ए बिट में आपका आंसर क्या था? यस, और अभी तो कैन आई से ड्यू टू दैट ग्रोथ द वैल्यू ऑन शेयर वाज हाउ मच, हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर एक लाइन छोड़कर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वैल्यू ऑफ शेयर on account of growth opportunities will be 1060 minus 840. Perfect. Everybody. (1060 minus 840). Next 43. Next 43. Now, what is it saying? The price of company share is 80 and the value of growth opportunities is 20. If the company's capitalization rate is 15%, can you give us what is the earnings ratio and what is earnings per share? अब एक फॉर्मूला नया देता हूं. So value of share on account of growth opportunities is equals to value of share as per dividend approach minus value of share as per earnings approach. अभी ऐसा क्यों? बिकॉज जो डिविडेंड अप्रोच का फॉर्मूला है उसमें ग्रोथ आता है D1 अपॉन के माइनस जी, और जो अर्निंग्स अप्रोच है इट इज अर्निंग्स अपॉन के. अरे यस और नो? तो ऑटोमेटिकली द ग्रोथ गेट्स कैप्चर्ड. नाउ यहां पर इफ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ ग्रोथ 20 रुपीज इज गिवन. यस, द वैल्यू ऑफ शेयर इज ऑल्सो गिवन, बट अर्निंग्स अप्रोच का नहीं दिया है. अब अर्निंग्स अप्रोच में मेरे को क्या नहीं दिया है? ईपीएस नहीं दिया है, लेकिन के ही दिया है.
यस और नो? तो मेरे को मेरा अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा, जरा बता सकते हैं आप कितना? कितना सर? 9? 9 आ रहा है क्या, देख लीजिए। और उन्होंने और एक चीज पूछी है, अर्निंग्स रेशो। अर्निंग्स रेशो इज इक्वल्स टू ईपीएस अपॉन एमपीएस। याद है? अर्निंग्स यील्ड, जब भी यील्ड लो नीचे मार्केट प्राइस होना चाहिए। सो 9/80 इंटू 100, बताइए कितना आ रहा है? 11.25। चलिए मैं लिखवा दूं, वैल्यू ऑफ शेयर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वैल्यू ऑफ शेयर on account of growth opportunities is equals to value of share as per dividend approach minus value of share as per earnings approach। और आपको अगर earnings approach का फॉर्मूला ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हो ईपीएस अपॉन के, वो उसका फॉर्मूला है। और आपको लगता है डिविडेंड अप्रोच का भी मुझे चाहिए, मैंने 70 सम सॉल्व कर लिए तो क्या हो गया, तो वो भी लिख लीजिए D1/K। और हिंदी में आपको लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि डिविडेंड अप्रोच में ग्रोथ आता है, अर्निंग्स अप्रोच में ग्रोथ नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या होता है, जब हम एक बार ग्रोथ के फॉर्मूला वाला से वैल्यू निकालते हैं और एक बार बिना ग्रोथ से, तो हमें ग्रोथ के वजह से शेयर में कितना बढ़ोतरी हुआ है वो निकल कर आता है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट योर अर्निंग पर शेयर। डन एवरीबॉडी, बोल रे बच्ची। कम टू क्वेश्चन नंबर 40। डन। क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन है, छोटी क्वेश्चन है। बीटा दिया है, पे आउट रेशो दिया है, ईपीएस दिया है, रिटर्न ऑन मार्केट दिया है, रिस्क फ्री रेट दिया है, क्या क्या नहीं दिया, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी दे के रखा है। अब वो कह रहे हैं क्या आप पीई रेशो निकाल के दे सकते क्या? फिर व्हाट इज द वैल्यू पर शेयर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, and then again can you calculate P ratio if the company announces that in future it will pay, it will follow a payout ratio of 60%? You want to try? कीजिए। सो क्या क्या डिटेल्स दिया है? क्या हम पहले के ही निकाल रहे हैं क्या? सिक्सटीन पॉइंट सिक्स। फिर क्या निकालना पड़ेगा? मुझे तो ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा ना पहले, ग्रोथ रेट, क्योंकि ग्रोथ रेट भी दिया नहीं है। सो
कहना इससे 12% आ रहा है ग्रोथ? नहीं। सो D0 पहले निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे अर्निंग दिया है। मैं अकेला अकेला ही बोल रहा हूँ। 40% पे आउट है, सो 9 का 40%। Therefore, P0 is equals to D1 upon KE minus G, 3.6. What is the growth rate? 12. What is KE? Yes, 87.67. But the first bit they are saying P ratio चाहिए. Okay. Therefore, P ratio is equals to, what is earnings per share? 9. So first bit आपका आ गया 9.75. मस्त पूरा फर्स्ट बिट निकल गया, आराम से बना लीजिए। बी बिट में क्या करना चाहिए? चेक करेंगे बी बिट के लिए, तो सच में हमारा के 16.6%, बट आपकी आरओई कितनी है? 20. नाउ कैन यू सी योर आरओई इज ग्रेटर देन के, एंड दैट्स व्हाई योर ग्रोथ इज थोड़ा सा ज्यादा। तो जैसे ही आप अज्यूम करोगे कि मेरी आरओई इज एग्जैक्टली सेम एज के, आपकी ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आप उससे निकाल पाओगे। तो मैं वो करके देने वाला हूं, लेकिन आप पहले ए बिट सब लोग किया क्या? नहीं, मैं रुकूंगा। ए बिट सबका होना चाहिए, सबका ए बिट हो जाना चाहिए, अच्छी तरह से कर लो। सबका हो गया, दैट इज नाइस। अब बी बिट में आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ शेयर, in order to find value of share on account of growth opportunities, in order to find value of share on account of growth opportunities, we will assume, we will we will assume that ROE is equals to KE is equals to 16.6%, right? Next line, in such case, the revised growth rate, in such case, the revised growth rate will be as follows. The revised growth rate will be as follows. So, and your retention was 60%, right? So your growth comes to 10%. Your growth comes to 10%. तो आप देख सकते हैं पहले आपका ग्रोथ क्या था और अब सीधा किस पे आ गया? 10. ऐसा ब्रॅकेट में आप कहीं पे चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिख सकते हैं, मग बघ कसं झालं, पहिले 12 होता आता 10 झालं। तो अब आपका ग्रोथ रेट जो है वो 10% हो गया है, राइट? तो अब आप फिर से P0 निकाल लोगे। P0 इज इक्वल्स टू 3.6
1.1 upon 1, 60 रुपीज। सब लोग चेक करेंगे 60 रुपीज आ रहा है क्या। 60। Therefore, value of share on account of growth opportunities, value of share on account of growth opportunities, value of share on account of growth opportunity, value of share on account of growth opportunities is equals to 87.67 minus 60. 87.67 minus 60. सही है। फिर से सी बिट, what will be the P ratio if the company announces that in future it will follow a payout ratio of 60%? Can we do this? So पहले मेरे को D0 निकालना पड़ेगा, राइट। सो 9 रुपए मेरी अर्निंग्स है। अब वो बोल रहे हैं कि 60% पे आउट रहेगा, तो मेरा D0 क्या रहेगा। क्यों, क्या क्या। राइट, राइट। ग्रोथ रेट, ROE 20% एंड यू हैव पेइंग 60, तो यू आर रिटेनिंग 40। 8% आ रहा है ग्रोथ रेट। Therefore, P0 is equals to D1 upon KE minus G. That is 5.4. What is KE? $67.81. Therefore, P ratio is equals to 67.81 upon 9 रुपए। 7.53, 7.53 times। Done, everybody। Question number 3, Piyush Lunkar. So they've given you a dividend of 1 और शेयर प्राइस ऑफ 20, और वो कहते हैं कि अगर ग्रोथ रेट 12% रहा तो आपको क्या निकालना है, के। यस, सो के इज इक्वल्स टू D1 अपॉन PO प्लस G। सो डिविडेंड इज 1 रुपी, द ग्रोथ इज 12%, 20, 17.6% इज योर के। निकाल लीजिए। डन।
बी बिट, वो बी बिट बोल रहे हैं, लेकिन अब अगर ऐसा ना हो, हमारे डिविडेंड 5 साल तक 20% से ग्रो करें और उसके बाद अगर 10% पर स्टेबल हो जाए, तो फिर कैसे होगा? सो बी बिट। अब कैन आई से आज ये शेयर कितने का है? 20 रुपए। अब मुझे तो मालूम नहीं मेरी के क्या है। अब सिनेरियोज हैव चेंज्ड, yes or no? The terminal value will also change. Your cash flow, discounting factor, present value, discounting factor, present value. Now, उन्होंने क्या बोला? 5 साल तक डिविडेंड क्या स्पीड से ग्रो करेगा? 20%। आज डिविडेंड 1 रुपया, राइट? तो पहले बताइए 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 1.2। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 4, 8। अब कहना है इससे मुझे एक डिस्काउंटिंग फैक्टर पकड़ के चलना पड़ेगा। क्या लूं मैं अभी? 15% ले लूं, तो मेरे को मेरा टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। P5 इज इक्वल्स टू D6 अपॉन के माइनस जी। सो 2.48, the stable growth is 10. Now I have taken 15%, 0.1. So what is the terminal value? $54.56. राइट? ये आप एक बार निकाल लेंगे, फिर दूसरा एक बार क्या ले लूं? पहले एक काम करो, मुझे प्रेजेंट वैल्यू दे दो, वैल्यू पर शेयर कितना आ रहा है उससे समझ जाएगा ना अपने को। वी विल गेट अ क्लियर आइडिया। कितना आ रहा है सर? 32? वो ना बोल रहा, 30। बरोबर है। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, अपने को तो 20 के ऊपर आ गया, अब अपने को 20 के नीचे चाहिए था, अच्छा खासा नंबर लेना पड़ेगा। क्या ले? सो कैश फ्लो सब सेम रहेंगे एक्सेप्ट एक कैश फ्लो। कौन सा? टर्मिनल वैल्यू वाला। तो मैं एक बार वो टर्मिनल वैल्यू वाला अलग से निकाल लेता हूँ। P5 इज इक्वल्स टू 2.48, 1.1, 0.25। टर्मिनल वैल्यू मुझे भी बताना, मुझे अच्छा लगता है सुन के। टर्मिनल वैल्यू, सॉरी मैम, 18.187। एक मिनट, ये देखो ना, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं चलेगा आपको? तो क्या हो जाएगा आपको, मतलब कैलकुलेशंस में इजी हो जाएगा। और फिर उसकी फिफ्थ ईयर की वैल्यू क्या आएगी? 21 या 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20.66। हाँ। तो अब जब आप 25% के डिस्काउंटिंग फैक्टर से कैलकुलेट करोगे ना, तो फिफ्थ ईयर में 20.66 से मल्टीप्लाई करना।
सॉरी सर। नहीं आ रहा है। सबका 10.39 आ रहा है। देख लीजिए एक बार, इसीलिए मैं इधर कंफर्म करके ही लिखता हूँ। क्या है इनका एक्यूरेसी लेवल हाई? देख लीजिए सब लोग एक बार, मैडम्स पीछे। अब आपने को क्या करना होता है? सो एड 15%, your value comes to 32.8, and at 25% it is 10.39. So can you take the difference? ऐसा। अब अपने को कहां से जाऊं? 32.8 से जाऊं तो अपने को कितने 12 का चाहिए ना, 12.8 से की थी। 5.71 सबका। मैम बोल रहे मेरा तो आया। देखो, आईआरआर बोलो या के बोलो, 15 प्लस 5.71, दैट इज, the accurate answer may not be 20.71 because you could see we have taken, हाँ लंबा लिया है अपन ने, आंसर एकदम डॉट बीच में आ रहा है, अपन ने एक 15 लिया और एक 25 लिया, तो शायद एक्यूरेट आंसर 20.71 ना हो, कुछ आजू बाजू रहेगा। मे बी अगर हम 18 और 22 लेंगे तो बहुत एक्यूरेट बैठ जाएगा शायद। 18.14। आपने क्या क्या लिए थे? इतना एग्जैक्ट कैसे लिया आपने? हाँ वही एक्यूरेट, दिक्कत होगी। ठीक है, डन एवरीबडी, पक्का। कम टू क्वेश्चन नंबर 41। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 बिफोर वी टेक अ ब्रेक। सो क्वेश्चन 41, वंडरलैंड हैज एक्सेस कैश ऑफ 20 lakhs जो उसका शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और एक्सपेंसेस है 50,000, 9% का इंटरेस्ट है, और कंपनी बोल रही है, थोड़ा बता सकते हैं क्या कि कितने पीरियड के लिए हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हमारी 5% की तो आशा है ही है। अब थोड़ा देखिए, आपके पास कैश कितना है? इन्वेस्टमेंट अवेलेबल कितना? 20 lakhs। और तुमको रिटर्न कितना चाहिए? 5% तो चाहिए ही, तो 20 लाख का 5%, 1 लाख। ये देखो ना वो कैसा, देखो फर्स्ट बिट, 20 lakhs को 9% के लिए इन्वेस्ट करने का, कुछ तो भी महीने के लिए, x डिवाइड बाय 12, तो मेरे को एक रिटर्न आएगा। रिटर्न में से 50,000 सेकंड लाइन में बोला है खर्चा होता है, खर्चा होके मेरे को 1 लाख बचना चाहिए। हो गया, x की वैल्यू निकाल लेने की। समझा कि नहीं? कितना सिंपल है। 20 लाख को 9% पे कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे कि 50,000 का खर्चा लेस कर कर हमारे हाथ में 1 लाख रुपए बच जाए।
10 months। सो ये आ रहा है 10 months। और बी बिट कहता है ब्रेक इवन सिचुएशन क्या होगा, बताइए। ब्रेक इवन में क्या होता है प्रॉफिट? मतलब मेरा इक्वेशन ऐसा बनेगा क्या? यस और नो? फिर से एक्स निकाल लेने का। यस। तो अगर आपने 3.33 मंथ्स इन्वेस्ट किया तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। और अगर आपने ऊपर जैसे फर्स्ट बिट में किया 10 महीने इन्वेस्ट किया तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। बना लीजिए। देखिए अभी हाँ हो गया। चलिए थैंक यू वेरी मच। यस मीट यू आफ्टर द ब्रेक।